नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। जैसे हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़े थे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मैं दो मेटल स्पेयर लूँ और उस दो मेटल स्पेयर में ऑपोजिटली चार्ज इंड्यूस करा सकता हूँ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा? ये सवाल आपको आना चाहिए। तो अब मैं इसका सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, हम ऑपोजिटली चार्ज डेवलप कर सकते हैं इंडक्शन के द्वारा। अब कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले एक काम करिए, एक मेटालिक स्फीयर ले लिए, ठीक, और उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे मेटालिक स्फीयर के साथ। वो मेटालिक स्फीयर जो है वो इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ कनेक्टेड है। मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास ये मेटालिक स्पेयर पे कोई चार्ज नहीं है मेरे पास। अब वो मेरे को चार्ज इंड्यूस कराना है। तो मैंने चार्ज इंड्यूस कराने के लिए क्या किया, मैंने ग्लास रॉड को लिया और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज थे। तो ये ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज को मैं एक स्पेयर के एक एंड में पास में लेके आया। जब मैं पास में लेके आया तो मुझे ये दिखेगा कि इस पेयर पे इस एंड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जब इधर सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए हैं तो इसके ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू कर देंगे। तो मैंने ये देखा कि ग्लास रॉड को जब मैं एक एंड के पास लेके आया तो एक मेटालिक स्पेयर में उसके जो उससे पास है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और जो उसके ऑपोजिट है उधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ग्लास रॉड को जब ये दो मेटालिक स्पेयर को मैं अलग अलग करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि इस मेटालिक स्पेयर के पास, एक मेटालिक स्पेयर के पास जो ए पार्ट वाला था और ये बी पार्ट वाला है मेटालिक स्पेयर, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये बी पार्ट के पास मैं देखूँगा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि मैं मेटालिक स्पेयर में चार्ज का इंडक्शन कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं चार्ज का इंड्यूस कर लूँगा, ठीक है। अब मैं ये बोला कि ग्लास रॉड में पास लेके आया, इधर तो चार्ज आ गए और दोनों के पास ऑपोजिटली चार्ज आ गया। अब मेरा सवाल होगा कि क्या मैं चार्ज का सिंगल चार्ज का इंडक्शन करा सकता हूँ क्या? तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल और लूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। मैंने एक मेटालिक स्पेयर लिया, इस मेटालिक स्पेयर को फिर से मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है, ठीक है। मैंने फिर से इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब ये मेटालिक स्पेयर को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लास्टिक रॉड को लेके आ गया। मैंने एक प्लास्टिक रॉड को लेके आ गया। अब ये जो प्लास्टिक रॉड था ये नेगेटिवली चार्ज था। अब मैं आपको बताया कि मैं जब एक स्पेयर के पास उसका ऑपोजिट चार्ज लेके आऊँगा तो उस स्पेयर के पास वाले इलाके में क्या चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए और उसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब मान लो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इस स्पेयर को मैंने ग्राउंड कर दिया। जब मैं इस पेयर को ग्राउंड कर दूंगा तो ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो ग्राउंडेड हो जाएंगे। जब ग्राउंडेड हो जाएंगे तो इस मेटालिक स्पेयर पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो मैं बता सकता हूँ कि मैं इंडक्शन प्रोसेस से एक मेटालिक स्पेयर पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। सेम प्रोसेस मैं क्या करूँगा, जब मेरे को नेगेटिव चार्ज डेवलप करना होगा तो सेम प्रोसेस मैं क्या करूँगा, मैंने एक मेटालिक स्पेयर लेना है, उस मेटालिक स्पेयर को मैं इंसुलेटिंग स्टैंड में लगा देना है और उस इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाने के बाद मैंने एक ग्लास रॉड लेना है। अब मुझे पता है ये ग्लास रॉड लेना है और ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज का है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस मेटालिक स्पेयर के इस साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो उसके ऑपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक। अब उसको मैं फिर से ग्राउंड कर दूंगा। जब मैं ग्राउंड कर दिया तो मैं ये देखूंगा कि मेटालिक स्पेयर के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो ग्राउंडेड हो जाएंगे और इस मेटालिक स्पेयर में पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि मैं इंडक्शन के द्वारा कोई भी चार्ज डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है।
हमने सेकंड वाले के लिए एग्जांपल देखा था, जब मैं ग्लास रॉड को रब करता हूँ सिल्क के साथ, तो मैं ये क्या देखा था, ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते थे। तो हमने क्या हुआ, हमने ये लिखा था ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। इधर क्या हो रहा था, जो ग्लास रॉड के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो सिल्क के पास चले गया और सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन मोर, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास गया था तो यहाँ कमी हो गई, और कमी हो गई तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक, क्लियर है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन बोलूँ या प्रोटॉन बोलूँ, या इलेक्ट्रॉन बोलूँ या प्रोटॉन बोलूँ, इसका जो चार्ज होगा, इसकी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगी। ठीक, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन बोलूँ चाहे प्रोटॉन बोलूँ, इन दोनों का चार्ज यही होगा। और दूसरा चीज़, जो क्वांटाइजेशन होता है किसका, जो क्वांटाइजेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको मैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से नहीं समझा सकता, मैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं कैसे करूँगा, मेरे को उसके लिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मैटर, ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, नेसेसिटी है एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमेशा याद रखना, मेरे को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैं अगर बात करूँगा तो मेरे को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए मेरे को ये ज़रूरी है कि मैं एटम, मॉलिक्यूल्स और मैटर के बारे में बताऊँ। ठीक है, और ये थ्योरी तो मुझे याद रखना ही पड़ेगा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और क्या क्या फार्मूला यूज़ होंगे वो चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, क्या क्या फार्मूला का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी जो मैं भी न्यूमेरिकल कराऊँगा उसमें मैं सबसे पहले Q इजिकल टू NE, ये फार्मूला का यूज़ करूँगा। ठीक, और साथ ही साथ ये चीज़ ज़रूरी है, ये पता हो कि मास जो ट्रांसफ़र होते हैं चार्जिंग के दौरान, उसका फॉर्मूला मेरे को लिखना है ME इंटू N। ये ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, और मुझे ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इन चीज़ों के फॉर्मूला का यूज़ करके मैं न्यूमेरिकल आगे के सॉल्व करूँगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ अ बिगर अ कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ नियम बताऊंगा, आप लोगों को वही नियम फॉलो करना है। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद फिर आपको ये समराइज़ करना है कि मुझे क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को जानूंगा तभी तो बता पाऊंगा ना कि मुझे निकालना क्या है और दिया क्या क्या है। तो जैसे ये क्वेश्चन में है, हमको ये पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज के 1 कूलम पे चार्ज ज़्यादा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, और कितने चार्ज होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दे रहता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और हम लोग जानते हैं Q इजिकल टू क्या होता है, NE होता है। अब मुझे पूछा 1 कूलम में कितना होगा, अब ये मुझे नहीं पता है, तो मेरे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, N इजिकल टू Q/E। Q मेरे को दिया है 1 कूलम और मेरे को पता है कि E की वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है। तो मैं ये इससे निकाल लूँगा कि कितने एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 माइनस नहीं आएगा,
6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। ठीक, तो मुझे इससे पता चला कि क्या पता चला, 1 कूलम ऑफ चार्ज, कंक्लूजन में मैं निकाल रहा हूँ, 1 कूलम ऑफ चार्ज बिगर है एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज बिगर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ अ बॉडी गिव्स 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अब ये बता दिया कि एक बॉडी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड में देता है, तो कितना टाइम लगेगा टोटल चार्ज 1 कूलम के लिए। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जब ये एक क्या क्या गिवन दिया है इस सॉल्यूशन में। सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि क्या क्या गिवन दिया है। सबसे पहले मेरे को ये दिया है कि एक बॉडी 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकालती है। ठीक है, ये मेरे को गिवन दिया है, ये क्या है, मेरा गिवन है। अब गिवन तो मेरे को हो गया, अब मेरे को ये फॉर्मूला क्या क्या मैं यूज़ लगा सकता हूँ वो चीज़ मुझे देखना है। एक 1 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना होगा वो देखने के लिए क्या होगा, Q = N होता है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, 10⁻9, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इससे मैं निकालूंगा, जब सॉल्व करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस 9, तो इससे क्या है, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम आया। तो मतलब मेरे टोटल चार्ज कितना, 1 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना होगा जो रिमूव होगा, वो 1.6 इंटू 10⁻10, ये 1 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि एक चार्ज जो 1 कूलम चार्ज है वो कितना टाइम निकालेगा, ये मुझे पता करना है। जब मुझे पता है कि 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻10 करता है, तो 1 कूलम में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, तो मेरे को पता चल गया 1/1.6 इंटू 10⁻10 करूँगा। तो जब 1/1.6 इंटू 10⁻10 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब ये मेरे को पता चला कि 1 कूलम चार्ज के लिए मेरे को इतना टाइम लगेगा, इतना सेकेंड्स लगेगा जिससे वो निकल जाएंगे। ठीक है, इतने में लगेगा। अब मेरे को अगर बोलता है, अगर ये क्वेश्चन में बोला कि आप मुझे टाइम पीरियड में बताओ, तो टाइम पीरियड में निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये सेकेंड्स में निकाला है, हमको अगर ईयर्स में निकालने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, ये 6.25 इंटू 10⁻9 में मैं डिवाइड कर दूंगा 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उस 1 मिनट में कितना, 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 सेकेंड में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं, हम लोग ने क्या किया, हमको ये बताया गया था कि 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, एक बॉडी निकाल रही है, तो वो पूछ रहा था कि 1 कूलम चार्ज कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए। तो हम लोग ने पहले ये निकाल दिया कि 1 कूलम, ये जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे 1 सेकेंड में, उसमें कितने चार्जेस थे। तो हमें यह पता चला कि उसमें 1.6 इंटू 10⁻10 चार्जेस थे, जो कि मैंने यहाँ निकाला है। ये मुझे पता चल गया कि 1.6 इंटू 10⁻10 चार्जेस थे, और वो 1 सेकेंड में निकल रहे थे, ये भी मेरे को पता चल गया। अब मुझे ये निकालना था कि 1 कूलम में कितना निकलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि मुझे पता है कि 1 सेकंड में इतना कर रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज में कितना करेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻10 करेगा। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आया 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब अगर पूछेगा कि आप मुझे टाइम पीरियड ईयर्स के टर्म्स में बताओ, तो आप ईयर्स में टर्म्स में निकालने के लिए आपने जो आंसर आया है उसको आप क्या किए,
उसको ईयर्स के रेस्पेक्ट में बताना है, तो मुझे पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, तो मैंने इसलिए डिवाइड बाई 365 कर दिया। फिर मुझे पता है कि 1 डे में 24 घंटे होते हैं, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया 24 घंटे के साथ। फिर मुझे पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया 60 मिनट के साथ। फिर मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया 60 सेकेंड। इससे मेरा जो आंसर आया है वो ईयर्स के रेस्पेक्ट में आएगा, तो आपको यही निकालना था। ठीक है, चलिए और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, ये मुझे पता करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मास तो दिया नहीं है, तो चलो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि वाटर का मास, एक कप ऑफ वाटर के लिए आप ले लो 250 ग्राम। ठीक है, ये मैं आपको दे देता हूँ 250 ग्राम। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होंगे, वो बताना है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि वाटर का मास क्या होता है। जब मैं इसका फॉर्मूला होता है H2O, और मुझे पता है कि हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 18 ग्राम। अब मेरे को थोड़ा सा क्लास 9-10 की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट, कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर, या इक्वल टू मोलार मास ऑफ कंपाउंड या एलिमेंट, है ना। मुझे ये पता होना चाहिए। अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो मैं ये आंसर बता पाऊँगा। तो मुझे ये पता चल गया कि इतना इसका मॉलिक्यूलर मास, तो मैंने वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल दिया। अब मुझे पता करना है कि कितने एक मॉलिक्यूल होंगे एक कप ऑफ वाटर में। तो मेरे को ये निकालने के लिए मैं सबसे पहले मोल निकालूंगा, और मोल निकालने के लिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। तो मैंने क्या किया, 250 डिवाइडेड बाई 18 कर दिया। इससे मेरा क्या आ गया, मोल। अब मुझे ये पता है कि एक, मैंने आपको यहाँ बताया था 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 250 डिवाइडेड बाई 18 करूँगा तो 250 बाई 18 में कितने मोल होंगे, तो कुछ नहीं, 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दूँगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इतने इसके पास मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मेरे को ये पता चल गया कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितना है इसके पास, इतना है। ठीक, अब मुझे क्या बोला था, कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेरे पास है, ये बोल रहा है ना। तो मुझे ये ध्यान देना है। अब जब ये ध्यान देना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, ये मैंने मॉलिक्यूल्स निकाल दिया है। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि एक H2O मॉलिक्यूल में कितने, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब H2O मॉलिक्यूल का जब मैं देखूंगा तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मुझे ये तो पता चल गया कि वाटर मॉलिक्यूल में कितने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मैं बोल दिया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन्स होंगे, दोनों बराबर की मात्रा में होंगे। ये तो मेरे को पता चल गया। अब एक कप ऑफ वाटर के लिए निकालना है तो कुछ नहीं, मेरे को क्या करना होगा, 10 के लिए निकालना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 प्रोटॉन्स के लिए मैं निकालूंगा। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे ये पता चलना चाहिए इससे कि ये कितने के लिए, ये n इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ गया। अब मेरे को पता है टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या होता है, Q इजिकल टू N ही होता है। अब ये क्या है, N है, ये मेरे पास N है ना, ये मेरे पास N है टोटल, ये मेरे पास N है। अब Q इजिकल टू N ही होता है, तो यहाँ पे मैं N की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। Q इजिकल टू N की वैल्यू मैंने पुट कर दी 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू, अब मैं क्या करूँगा,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ये होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि इससे पहले वाली भी क्वेश्चन में मैंने सॉल्व नहीं किया था। आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। ठीक, जनरली अब आप जब आंसर निकाल लेंगे तो चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कुछ 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम आना चाहिए। और अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मुझे इसमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। ठीक, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरे को फाइंड आउट क्या करना है। इसमें मेरे को फाइंड आउट करना है चार्ज को, क्यू को निकालना है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी है। एन क्या है, 12.5 इंटू 10⁸ दिया हुआ है। ठीक, अब आपको पता है क्यू इजिकल टू क्या होता है, एन ही होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 12.5 इंटू 10⁸ दिया हुआ है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। और यही चीज़ करने से आपका आंसर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि मैं सॉल्व करके बताऊं। इसका आंसर आना चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब कैसे आएगा, इसको सॉल्व करना। अगर आप लोगों को सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी तो आप ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करिए, 12.5 इंटू 1.6 को एक साथ कर लीजिए और यहाँ पे 10⁻⁻19 प्लस 8 कर दीजिए। तो जब आप ये करेंगे तो आप 125/10 लिख सकते हैं और यहाँ पे 16/10 लिख सकते हैं, इंटू ये 10⁻⁻19 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा, आएगा। अब ये देखिए 25, ये 10 इंटू 10 100 हो गया और ये 125 है, तो 25 का टेबल से काटिए। जब आप 25 के टेबल से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब इनको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या है, 20 इंटू 10⁻11 आया। अब एक 10 को नीचे कर दूंगा या मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक, क्लियर। तो इसका आंसर कितना आया, 2 इंटू 10⁻10 कूलम। आपको इन चारों क्वेश्चन में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझसे पूछिए। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग को ये दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ आपको अपडेट बताया था। क्या, जैसे मैंने बोला था कि अल्फ़ा पार्टिकल बोलेगा तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पे Q इजिकल टू क्या होगा, +2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब टोटल चार्ज बोला है, टोटल चार्ज निकालने के लिए बोला है। तो जब Q इजिकल टू 2 ही है और हमको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। तो बस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर लो, मेरे को चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल पता चल जाएगा। अब 16 का टेबल याद है तो 16 2 जा कितना होता है, 32, और यहाँ पे पॉइंट लगाता है तो 3.2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल में जब प्रोटॉन इस इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल चार्ज कितना होगा 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मेरे को टोटल चार्ज निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, क्यू निकालना है। ठीक है, क्यू निकालने के लिए बोल दिया है। अब क्यू निकालने के लिए मुझे पता है क्यू इजिकल टू क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला यूज्ड, क्यू इजिकल टू एन ही होता है। क्या होता है, क्यू इजिकल टू एन ही होता है। तो Q इजिकल टू एन ही है। अब मुझे क्या क्या दिया है, मेरे को तो एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालूंगा, एन इजिकल टू क्या होता है, टोटल मास अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास कितना है, 75 है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है, अब मेरे को मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मुझे पता होना चाहिए, एम क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ होता है।
तो ये 9.1 इंटू 10⁻³ कर दिया। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। इसको 75 मान लिया, इसको मैं 9 ही मान लिया। तो जब 9 ही मारूंगा तो ये ऊपर में चले जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻31 हो जाएगा। और इसको मैं काटूंगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 3 3 जा 9 और ये क्या होगा 3 25 जा 75। तो मेरा ये कितना आया 25/3 इंटू 10⁻31। मेरा ये क्या आ गया n आ गया। अब मेरे को क्या करना है टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज पूछा है इलेक्ट्रॉन का। हमेशा मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो मैं फॉर्मूला जब लगाऊंगा Q = NE, मेरे पास तो n तो है और यहाँ पे मेरे को माइनस साइन डिनोट करना पड़ेगा। ये माइनस साइन क्यों डिनोट करना पड़ेगा, ये माइनस साइन यहाँ डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है ना। तो मेरे को क्या करना है n की वैल्यू मेरे को पता है 25/3 इंटू 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितने होंगे। ठीक है, 75 kg में टोटल चार्ज कितने होंगे वो आपको आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू में आएगी, हमेशा याद रखना। क्योंकि आप लोग पॉजिटिव वैल्यू में ला के आएंगे और बोलेंगे मेरा तो सही आंसर, पर लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक, इसका आंसर आपका आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका अराउंड आना चाहिए है -1.33 इंटू 10⁻13 आना चाहिए, 10⁻13 आना चाहिए, है ना। और इसका यूनिट कूलम होगा। इसका आंसर ये आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। अब मुझे ये पूछा है, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस है। अब 2 मोल हाइड्रोजन गैस है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, नॉर्मल यूनिटरी मेथड 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। ठीक, अब मुझे ये पता करना है कि हाइड्रोजन गैस के लिए पता करना है, और वो भी 2 मोल। तो मैंने ये तो बोल दिया कि इतने एवोगैड्रो नंबर होंगे। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, और कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे। तो मैं ये इससे मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये मुझे पता चल गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में टोटल n की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे क्या पूछा है, चार्ज निकालने के लिए बोला है। तो चार्ज क्या होता है, Q = n ही होता है। अब मैं क्या करूँगा, n 2 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इससे मेरा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा और आंसर निकालूंगा, और जो भी आंसर आएगा उसको मेगा कूलम के रेस्पेक्ट में निकालना है। और ये पता होना चाहिए 1 मेगा कूलम = 10⁻6 कूलम होता है। अब इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। ठीक है, इसका सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे बताइएगा। ठीक, वैसे इसका अराउंड आंसर आना चाहिए 0.3853 मेगा कूलम कुछ आना चाहिए। अगर आप लोग से नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँगा, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कोई भी, चाहे केमिस्ट्री के करो चाहे फिजिक्स के करो, सबसे पहले आपको रीड करना है 3 टाइम्स। किसको, क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन को 3 टाइम्स किए तो आपको क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको पता होगा गिवन क्या दिया है, तब आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा क्या फाइंड करना है, तो आप फिर लिखेंगे फाइंड आउट लिखेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना हूँ, तो फिर आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला यूज। फिर आप सॉल्यूशन बनाएंगे और लास्ट में
आंसर को करेंगे। ये पैटर्न से आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको सीबीएसई के एग्ज़ाम में कोई भी नंबर काट नहीं सकता। और कोई भी क्वेश्चन का मूल आधार यही है कि आप क्वेश्चन को 3 बार रीड करें, पहले वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन उसको जानें, फिर आप सॉल्यूशन बनाएं, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये जानना है कि क्या गिवन दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है।